सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल सक्सेना सीपी क्लासेस को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए हमारा लेटेस्ट एजुकेशनल वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सक्सेना सीपी क्लासेस में। जैसा कि दोस्तों आप सभी का जो DLED का एग्ज़ाम चल रहा है, तो आज आपका षष्ठम प्रश्न पत्र जिस हिंदी का हुआ है, इससे पहले जितने भी पेपर हुए हैं, यदि आप उनका सोल्यूशन नहीं देखे हैं तो आप सभी को आई बटन में मिल जाएंगे, वहाँ पर आप कर लीजिए, या डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को मिल जाएंगे, आप लोग देख सकते हैं। तो चलिए आज हिंदी का जो पेपर हुआ उसके सोल्यूशन को हम लोग करते हैं। पहला जो आप लोगों का क्वेश्चन था वो था मेरे दोस्तों कि ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रमुख कवि हैं। तो ध्यान रखिएगा, ज्ञानाश्रयी शाखा के जो आपके प्रमुख जो कवि हैं मेरे दोस्तों, वो आपके माना जाता है कबीर दास। कौन है आपके? कबीर दास हैं ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रमुख कवि। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आपका ऑप्शन कबीर दास पे चला जाएगा। अगला है आपका कि लोकायतन। क्या है मेरे दोस्तों? कि लोकायतन के रचनाकार। तो ध्यान रखिएगा, लोकायतन के जो रचनाकार हैं आपके कौन? सुमित्रानंदन पंत जी हैं। ठीक है मेरे दोस्तों। तो आगे आपका ऑप्शन, आपका जो थर्ड था, आपका क्या पूछा गया था? देखिए कि भाषा पर कबीर का जबरदस्त अधिकार था, वे वाणी के डिक्टेटर थे, प्रस्तुत कथन निम्नांकित लेखनों में से किस लेखक का है? तो ध्यान रखिएगा, भाषा का जो वाणी का जो डिक्टेटर, ये कबीरदास को हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा था। यहाँ पर दो ही ऑप्शन दिया है, देखिए इधर दिया है क्या? हाँ, यहाँ पर दिया है। देखिए क्या है आपका, देखिए क्या हो जाएगा आपका? देखिए हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। कौन हो जाएगा? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी कहा जाता है। अगला देखिए चित्रक का तद्भव रूप। ध्यान रखिएगा, चित्रक का जो तद्भव है आप लोगों का, देखिए यहाँ पर लगाया है चीता ही होगा। क्या होगा आपका? चित्रक का तद्भव रूप चीता होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए जिसके पास कुछ भी न हो। क्या हो? जिसके पास कुछ न हो, वाक्य के लिए एक शब्द है। तो वाक्य के लिए जिसके पास कुछ न हो, बहुत लोग निर्धन लगाए होंगे, लेकिन ये गलत है। क्या होगा आपका? देखिए अकिंचन होता है। क्या होता है आपका? अकिंचन होता है। जिसके पास कुछ भी न हो, वाक्य के लिए एक शब्द होता है आपका अकिंचन होता है। तो 5 आप लोगों के बहुविकल्पी प्रश्न थे, इनमें से कितना आपका सही है कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए अति लघु सॉल्व करते। तो चलिए दोस्तों, अब आपका देखिए अति लघुत्तरी प्रश्न में आपका था क्वेश्चन नंबर 6 था कि देशज शब्द क्या है, उदाहरण सहित समझाइए। तो ध्यान रखिएगा कि देशज शब्द जो होता है, देखिए कि मतलब कि होता है कि वे शब्द जिनकी उत्पत्ति के मूल का पता न हो। मतलब कि ऐसा शब्द जिसके उत्पत्ति का जो मूल हो वो पता न हो, लेकिन वो क्या हो आपका? प्रचलन में हो। ऐसा शब्द जो होता है आपका देशज शब्द कहलाते हैं। मतलब ऐसा शब्द जिनकी उत्पत्ति का जो मूल है उसका पता ना हो, लेकिन वे प्रचलन में आज भी जीवित हैं, ऐसे शब्द को देशज शब्द कहते हैं। जैसे आप लोग बोलते हैं लोटा बोल सकते हैं। देखिए लोटा, पगड़ी, पगड़ी, और बोल सकते हैं कटोरा, कटोरा, ये सभी क्या है आपका? देखिए देशज शब्द हैं। और अगर अगर और आप कहना चाहें, देखिए तो देशज शब्द का जो प्रयोग होता है, देखिए आमतौर पर ज़्यादातर जो जैसे लोटा है, पगड़ी है, कटोरा है, इन शब्दों का प्रयोग ज़्यादातर क्षेत्रीय भाषा में होगा। तो आप ऐसे बोल सकते हैं कि देशज शब्द उन शब्दों को कहते हैं जो क्षेत्रीय भाषा में प्रयोग किए जाते हैं। तो ये भी बोल सकते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर जो आपका 7 था वो था कि देखिए लकीर का फ़कीर होना, मुहावरे का क्या अर्थ है? तो ध्यान रखिए, लकीर का फ़कीर होना का मतलब होता है देखिए कि पुराने रीति रिवाजों पर चलने वाला व्यक्ति। क्या होता है? पुराने रीति रिवाजों पर या पुरानी नीति पर चलने वाला व्यक्ति या पुरानी अपनी बातों पर चलने वाले व्यक्ति को क्या बोलते हैं? लकीर का फ़कीर होना। कहने का मतलब समझ रहे हैं कि जैसे अगर आपका जैसे नई तकनीक आ गई, ऐसे समझ लीजिए कि पहले के ज़माने में लोग क्या करते थे? बैलों से खेती करते थे, लेकिन आज आपका ट्रैक्टर आ गया, एक से एक आधुनिक मशीनें चली आ रही हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो आज भी बैलों से ही खेती कर रहे हैं, तो उनको क्या बोलेंगे कि यह व्यक्ति क्या है? लकीर का फ़कीर है, क्योंकि पुरानी जो रीति रिवाज हैं उसी पर आज भी काम कर रहा है, तो उसे बोलते हैं लकीर का फ़कीर होना। आगे जो आपका अगला क्वेश्चन देखिए कि मुख, क्वेश्चन नंबर जो 8 है कि मुख मयंक सम मंजु मनोहर, पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो ये आपका देखिए उपमा अलंकार होगा। कौन सा अलंकार होगा? देखिए उपमा अलंकार होगा, क्योंकि उपमा अलंकार का परिभाषा होता है देखिए कि जब काव्य में समान धर्म के आधार पर एक वस्तु की समानता या तुलना अन्य वस्तु से की जाए, तब वहाँ पर कौन सा अलंकार हो जाता है? उपमा अलंकार। तो मुख मयंक सम मंजु मनोहर, तो यहाँ पर भी कौन सा अलंकार हो जाएगा? देखिए उपमा अलंकार। कौन सा? उपमा अलंकार। ठीक है मेरे दोस्तों।
आगे है देखिए कि अधजल गगरी छलकत जाए, लोकोक्ति का क्या अर्थ है? तो अधजल गगरी छलकत जाए, जैसे एक है आपका देखिए कि अधजल गगरी छलकत जाए, भरी गगरिया चुप्पे जाए। तो अधजल का मतलब होता है जिसके पास जो कम ज्ञान होता है वो उसका दिखावा या प्रदर्शन क्या करता है? खूब करता है। ठीक है, तो इसे बोलते हैं देखिए कि अधजल गगरी छलकत जाए। या फिर ऐसे बोल सकते हैं देखिए कि जैसे कि क्या होता है कि दूसरों के सामने मतलब कि अपना प्रदर्शन दिखाने के लिए या सेखी दिखाने के लिए 8वीं का फेल, जैसे कि एक मतलब जैसे देखिए इसका एक परिभाषा देते हैं आपका देखिए कि दूसरों के सामने सेखी दिखाने के लिए 8वीं फेल मोहन भी क्या करता है? इंग्लिश बोलने से नहीं चूकता। तो इस प्रकार से क्या होता है? अधजल गगरी छलकत जाए। ये देखिए लोकोक्ति है और मुहावरा भी है, इस बात को ध्यान रखिएगा। आगे आ जाता है देखिए कि संयुक्त वाक्य। तो देखिए संयुक्त क्या होता है? देखिए कि बोल सकते हैं कि 2 या 2 से अधिक क्या होते हैं? मतलब ऐसे वाक्य जिसमें 2 या 2 से अधिक उपवाक्य हों और सभी जो 2 उपवाक्य हों, मतलब उपवाक्य जो हों वो क्या हो? प्रधान हो। ठीक है, उनको संयुक्त वाक्य कहा जाता है। इसमें ऐसे समझ लीजिए कि 2 या 2 से इसमें अधिक सरल वाक्य होते हैं और ये एक दूसरे पर क्या होते हैं? आश्रित नहीं होते हैं। जैसे अगर मैं आपका बोलूं कि राधा बीमार थी इसलिए स्कूल नहीं आई, क्या देखिए? राधा बीमार थी इसलिए स्कूल नहीं आई। तो एक प्रकार से देखिए स्कूल नहीं आई, बीमार थी, समझ रहे हैं? तो ये स्वतंत्र वाक्य है, तो इसलिए इनको क्या कहते हैं? जैसे देखिए मैं स्कूल आया और वह घर चला गया। ठीक है ना, तो इस प्रकार का जो होता है संयुक्त वाक्य कहते हैं। आगे कह रहा है देखिए क्वेश्चन नंबर जो आपका 11 है, इसमें क्या पूछा गया है देखिए कि तार सप्तक का संपादन किस समय में हुआ? तो ध्यान रखिएगा तार सप्तक का जो संपादन हुआ था वो आपके अज्ञेय जी ने किया था। तो ये आपका 1943 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था मेरे दोस्तों? 1943 ईस्वी में। कब हुआ था? 1943 ईस्वी में हुआ था। आगे आ जाता है देखिए आपका लघु उत्तरी प्रश्न। एक मिनट देखिए, लघु उत्तरी प्रश्न आपका आ जाता है देखिए कि अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद हैं? उदाहरण सहित स्पष्ट करिए। तो ध्यान रखिए मेरे दोस्तों, देखिए रचना के आधार पर तो वाक्य के 3 भेद होता है। एक सरल वाक्य होता है, एक संयुक्त वाक्य होता है, एक मिश्र वाक्य होता है। लेकिन यहाँ पर पूछा है अर्थ के आधार पर, तो अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं। कितने आपका भेद होते हैं? 8 भेद होते हैं। कौन कौन सा होता है देखिए? एक विधानवाचक होता है, इच्छावाचक होता है, आज्ञावाचक होता है, निषेधवाचक होता है, प्रश्नवाचक होता है, विस्मयादिबोधक होता है, संकेतवाचक होता है और संदेहवाचक होता है। कितना? संदेहवाचक होता है। अब देखिए जैसे आपका विधानवाचक क्या होता है? देखिए इच्छावाचक तो आप लोग समझ ही सकते हैं कि जहाँ पर इच्छा का भाव हो। लेकिन विधानवाचक क्या होता है? देखिए विधानवाचक ये होता है देखिए कि जिन वाक्यों में जो क्रिया के करने या होने की सामान्य सूचना मिलती है, मतलब विधानवाचक किसकी मैं बात कर रहा हूँ? देखिए विधानवाचक की। विधानवाचक क्या होता है कि जिन वाक्यों से क्रिया के करने या होने की सामान्य सूचना मिलती है उसे विधानवाचक कहते हैं। जैसे मैं कल दिल्ली गया था, हम स्नान कर चुके, तो मैं कल दिल्ली गया था, तो इसमें क्या हो रहा है? देखिए क्रिया के करने या होने की संभावना मिल रही है कि नहीं? तो यही क्या है? विधानवाचक होता है। और इसके आगे जो आपका दूसरा हो जाता है देखिए कि निषेधवाचक। तो निषेधवाचक क्या होता है? देखिए कि जिन वाक्यों में कार्य के ना होने, मतलब कि देखिए निषेधवाचक, देखिए यहाँ पर निषेध है, जैसे प्रवेश निषेध है कि नहीं ना? तो यहाँ पर लिखा है निषेधवाचक। तो निषेधवाचक क्या होता है? देखिए कि जिसमें कार्य के ना होने का सूचना मिले। ठीक है, तो वो क्या होता है? निषेधवाचक है। जैसे प्रवेश निषेध क्षेत्र, तो निषेध मतलब कि ना की, मतलब समझ ले जिसमें ना होने का बोध होता है उसे निषेध बोलते हैं। जैसे माला नहीं नाचेगी, गणित के अध्यापक ने आज कक्षा नहीं ली, तो ये निषेधवाचक आ जाता है। इसके बाद आता है देखिए आपका प्रश्नवाचक। प्रश्नवाचक में क्या होता है? देखिए जहाँ पर प्रश्न का भाव हो, जैसे तुम्हारा घर कहाँ है, ठीक है, तुम कब घर आओगे, तो वहाँ पर प्रश्न का भाव आता है। विस्मयादिबोधक का मतलब क्या होता है? जहाँ पर आश्चर्य का भाव हो। जैसे कि कोई, जैसे देखिए कि अगर मैं जैसे कलकत्ता हूँ, घर जैसे आ गया और बहुत जल्दी आ गया, तो लोगों का आश्चर्य होगा ना, अरे इतनी जल्दी आ गए, है कि नहीं? अरे इतनी जल्दी होता है नहीं? जैसे अगर कोई मान ले तैयार हो और समय लगना हो आपका 1 घंटा, ठीक है, और उसको कहे नहीं मात्र तुम 1 मिनट में तैयार हो जाओ, समझ रहे नहीं? तो वो क्या होगा? तो बोलेगा ना अरे इतनी जल्दी। तो आश्चर्य का जहाँ पर भाव उस विस्मयादिबोधक होता है। ठीक है,
एक होता है आपका देखिए आज्ञावाचक। तो आज्ञावाचक क्या होता है, देखिए आज्ञा का जहाँ बात हो, जैसे कोई है तो अपन बोले कि बातचीत कर रहा है तो लोगों को बोलेंगे आज्ञा दी, ऐसा है अपना अपना काम करो, ठीक है। जैसे कोई ही पेपर में बैठा है और कोई बकर बकर कर रहा है, ऐसा है अपना अपना काम करो, तो आज्ञा दे रहा है। या फिर कोई बोल रहा है तो ऐसा कहा चुप रहो, ठीक है। तो वहाँ क्या होता है, आज्ञावाचक होता है। इच्छावाचक क्या होता है, देखिए जहाँ पर क्या होता है आशीर्वाद और आशा का भाव होता है, उसे जैसे कि ईश्वर तुम्हें लंबी आयु दे, ठीक है। तो इस प्रकार का जो क्वेश्चन आपका आ जाता है वहाँ पर इच्छावाचक वाक्य आ जाता है। और संदेहवाचक हो जाता है जहाँ पर संदेह का भाव हो, जैसे शायद वह आए, क्या होता है, जैसे देखिए शायद वह आए या संभवतः वह सुधर जाए, वो क्या हो जाता है आपका संदेहवाचक होता है। और अंतिम जो आपका 8वां होता है संकेतवाचक। तो संकेतवाचक क्या होता है, देखिए एक वाक्य दूसरे पर क्या होता है, मतलब बोल सकते हैं कि जैसे एक क्रिया जो होती है दूसरी क्रिया पर निर्भर होती है। जैसे मतलब यदि छुट्टियां हुई तो हम दिल्ली जाएंगे, जैसे यहाँ पर देखिए यदि छुट्टियां हुई तो हम दिल्ली जाएंगे। कहाँ जाएंगे, दिल्ली जाएंगे। तो यहाँ देखिए छुट्टियां होंगी, ये देखिए क्रिया है, छुट्टियां होंगी तब हम दिल्ली जाएंगे। तो यहाँ पर क्या है, या फिर आप आते तो समस्याएं दूर हो जाती। तो ये क्या होता है, ऐसे एक वाक्य को संकेतवाचक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, संकेतवाचक बोलते हैं, ठीक है मेरे दोस्तों। अब आगे आ जाते हैं, देखिए आपका क्वेश्चन नंबर जो 13 है, कह रहा था श्रव्य दृश्य सामग्री की विशेषताएं। ध्यान रखिएगा कि श्रव्य दृश्य सामग्री की अगर विशेषता की हम लोग बात करें, देखिए तो इसमें नवीनता का प्रत्यय निहित होता है। पहला बात ये होता है कि नवीनता का, किसका, नवीनता का प्रत्यय निहित होता है। और दूसरा क्या होता है, देखिए इसके फलस्वरूप छात्र सरलता से नया ज्ञान प्राप्त करने में समर्थ होता है। क्या होता है, श्रव्य दृश्य सामग्री से वो क्या करता है, छात्र जो होता है सरलता से नया जो ज्ञान करने में क्या होता है, वो समर्थ होता है। और अगर मैं बात करूं तो छात्रों का जो ध्यान, जो श्रव्य दृश्य सामग्री जो होती है वो छात्रों का क्या करती है, ध्यान केंद्रित करती है। और क्या करती है, देखिए श्रव्य दृश्य सामग्री बच्चों में क्या होता है, रुचि प्रदान करती है। तो ये सभी आप लोगों का हो जाएगा। अगला है देखिए आपका क्वेश्चन नंबर जो 14 था कि जीवनी और आत्मकथा में अंतर बताइए, तथा किसी एक जीवनी और एक आत्मकथा तथा उसके लेखक का नाम लिखिए। तो देखिए जीवनी क्या होती है, जीवनी जो होती है देखिए बोल सकते हैं कि किसी दूसरे व्यक्ति द्वारा लिखी होती है। लेकिन जो आत्मकथा होती है लेखक स्वयं अपने मतलब लेखक स्वयं लिखता है उसके बारे में। लेखक क्या होता है कि स्वयं अपने बारे में प्रस्तुत करता है। और जो जीवनी जो होती है इसमें देखिए बहुत सी बातें मतलब कि काल्पनिक होती हैं, उसमें कुछ चीज़ें होती हैं जैसे कल्पना होती हैं। लेकिन आत्मकथा में क्या होता है कि सब बात क्या होती है, सत्य होती है, मतलब सत्य घटना पर आधारित होती है, ठीक है। और जैसे बोला जाएगा आत्मकथा में क्या होता है, देखिए कि लेखक खुद अपने जीवन काल में उसका रचना करता है, आत्मकथा लिखता है। लेकिन जो लेखनी होती है और जो जीवनी होती है उसका जो जरूरी नहीं है कि वो अपने उसी समय लिखा जाए। अब जैसे देखिए आपका बोल रहा है, देखिए कि आत्मकथा, तो ध्यान रखे होंगे आप लोग, हिस्ट्री में पढ़े होंगे, देखिए बाबर ने अपनी आत्मकथा क्या लिखी थी, बाबरनामा लिखा था, ठीक है। तो ये क्या है आपका, ये आपका आत्मकथा हो गई। और देखिए बाबर हो गया एक। अब देखिए जैसे कि आपका देखिए बोल सकते हैं, देखिए कि जीवनी देखिए नाभादास जो है एक है आपका, देखिए नाभादास। और वो कौन था, देखिए भक्तमाल। नाभादास ने क्या लिखा था, देखिए भक्तमाल था। और दयानंद दिग्विजय ने गोपाल शर्मा शक्ति। तो कई चीज़ें हैं आप लोगों की जीवनी, ठीक है मेरे दोस्तों। तो ये समझ में आ गया होगा। आत्मकथा आपका बाबर ने लिखा था, बाबरनामा, तो यही सब है। आगे आपका देखिए क्वेश्चन नंबर जो 15 था आपका पूछा गया था कि प्रकृति का सुकुमार कवि के रूप में हिंदी जगत में कौन विख्यात है। तो ध्यान रखिएगा, प्रकृति का सुकुमार कवि सुमित्रानंदन पंत को कहा जाता है। किसको, सुमित्रानंदन पंत। किसको, सुमित्रानंदन पंत को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसने ज़्यादातर कविताएं जो होती हैं प्रकृति पर ही लिखी थी। और उनकी पूछ रहा है प्रमुख रचनाएं, देखिए इनकी बहुत सी रचनाएं थी। जैसे आपका देखिए क्या हो जाएगा, देखिए गुंजन है एक रचना उनकी, गुंजन है। पल्लव है, क्या है आपका, देखिए पल्लव है। और आपका लोकायन है, वीणा है, बहुत सी इनकी रचनाएं हैं। आगे आ जाता है देखिए आपका, देखिए कि प्रत्यय क्या आता है। देखिए
तो प्रत्यय क्या होता है, देखिए एक उपसर्ग और प्रत्यय होता है। प्रत्यय क्या होता है, बाद में लगता है। तो हम बोल सकते हैं देखिए कि वे शब्द जो दूसरे के अंत में जुड़कर शब्द के अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं। क्या करते हैं, मतलब कि शब्द के कहाँ पर, बाद में जुड़कर। जैसे देखिए हम लिखे हैं, जैसे प्रति एक शब्द है, प्रति एक शब्द है और अय, अय में जोड़ देंगे तो प्रति में अय जोड़ेंगे तो आपका प्रत्यय बन जाता है। क्या हो जाता है, प्रत्यय बन जाता है। जैसे भाई प्रत्यय किसे कहते हैं, तो वे शब्द जो क्या होते हैं, देखिए दूसरे, वे शब्द जो दूसरे शब्दों क्या होता है अंत में जुड़ करके, जैसे अय प्रत्यय है देखिए, तो इसमें जुड़ करके ये क्या होता है, इसका अर्थ बदल दिया तो प्रत्यय बन गया। जैसे और मैं कुछ लूँ, देखिए मैं रंग चेंज कर देता हूँ, ब्लैक ले लेता हूँ। अब जैसे अगर मैं देखिए, जैसे देखिए नाटक एक आपका देखिए एक शब्द है, अब इसमें देखिए कार प्रत्यय हमने लगा दिया। अगर मिला करके आप जोड़ करके करेंगे तो होगा नाटक कार, नाटक कार हो जाएगा। जैसे टिक है, टिक में आउ प्रत्यय जोड़ देते हैं, देखिए टिक में हम क्या करते हैं, आउ प्रत्यय जोड़ देते हैं, तो क्या होगा आपका, देखिए टिकाऊ। क्या होगा आपका, टिकाऊ। तो समझ में आया मेरे दोस्तों कि वे शब्द जो दूसरे के अंत में जुड़कर शब्द के अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं उसे आप क्या कहते हैं, प्रत्यय कहते हैं। समझ में आया मेरे दोस्तों। अब आगे आता है आपका जैसे कि वाक्य में पूर्ण विराम और प्रश्न चिन्ह कब प्रयोग किए जाते हैं, उदाहरण स्पष्ट करिए। तो पूर्ण विराम कब किया जाता है, जब, देखिए ध्यान रखिएगा कि पूर्ण विराम जब वाक्य खत्म होने के बाद किया जाता है। जैसे देखिए पूर्ण विराम क्या होता है, वाक्य के खत्म होने के बाद। जैसे राम जाता है, राम जाता है, यहाँ पर पूर्ण विराम का यूज करेंगे। जैसे मैंने अपना काम पूरा कर लिया, किसने, मैंने अपना काम क्या कर लिया, पूरा कर लिया, पूरा कर लिया, तो इसमें आपका पूर्ण विराम लगेगा। लेकिन प्रश्न चिन्ह कहाँ का प्रयोग किया जाता है, जैसे कि प्रश्न का जहाँ पर भाव हो, कहाँ पर प्रश्न का भाव हो। जैसे कि वह क्या लिख रहा है, जैसे कोई लिख रहा है, भाई आपको नहीं पता है, लिखेंगे वह क्या, प्रश्न का देखिए क्या लिख रहा है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, प्रश्नवाचक चिन्ह। ये देखिए प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग करेंगे। समझ में आया मेरे दोस्तों, समझ में आप लोगों को आ गया होगा। आखिरी और लास्ट क्वेश्चन आपका था, क्वेश्चन था आपका देखिए औपचारिक तथा अनौपचारिक भाषा से आप क्या समझते हैं। तो ध्यान रखिएगा जो औपचारिक भाषा होती है यह शिष्ट और विनय युक्त होती है। कैसी होती है, देखिए शिष्ट होती है और विनय युक्त होती है। लेकिन जो अनौपचारिक भाषा होता है इसमें मतलब कि अजीबोगरीब शब्दों का प्रयोग किया जा मतलब कि स्वीकार है, असंसदीय शब्द जिसे बोलते हैं उन शब्दों का प्रयोग जो होता है इसमें किया जा सकता है, इसमें किया जा सकता है देखिए। लेकिन ये देखिए औपचारिक है, औपचारिक, और ये अनौपचारिक की मैं बात कर रहा हूँ। औपचारिक में क्या होता है, शिष्ट एवं विनय युक्त शब्दों का प्रयोग किया जाता है। अब जैसे मैं बोला जाऊँ तो इसमें क्या होता है, व्याकरण के जो नियम होते हैं, व्याकरण के जो नियम होते हैं उनका पालन होता है, लेकिन इसमें कोई बाध्यता आप लोगों का नहीं है। और जैसे देखिए कि इसमें औपचारिक जो भाषा होती है आधिकारिक मान्यता प्राप्त शब्दावली का प्रयोग करती है। जैसे कि आधिकारिक जो मान्यता मिली है शब्दों का, वही उसी का प्रयोग आप क्या कर सकते हैं, औपचारिक भाषा में कर सकते हैं। लेकिन अनौपचारिक में जैसे बोलते हैं देशज शब्दों का प्रयोग किया जाता है। किसका, देशज शब्दों का। जैसे देशज शब्द मैंने बताया लोटा, पगड़ी, लेकिन इन सब चीज़ों का जो प्रयोग है आप लोगों का औपचारिक भाषा में नहीं किया जाता है। और जैसा कहा जाए औपचारिक जो भाषा है ऑफिशियली यूज की जाती है और अनौपचारिक जो भाषा होता है गांव देहात में यूज की जाती है। तो यही सब है मेरे दोस्तों। तो उम्मीद है आप लोगों को पसंद आया होगा। नए होइएगा तो मेरा मनोबल बढ़ाने के लिए इस छोटे से चैनल को आगे ले जाने में अपना जो एक अमूल्य सहयोग जरूर प्रदान करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को तो जरूर शेयर करिएगा मेरे दोस्तों। इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आया होगा। धन्यवाद।